हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PYQ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि जनवरी 2023 का पेपर है। हाल ही में जो सीटेट का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, इसी के 18 जनवरी का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। 18 जनवरी 2023 का पेपर है और ये जो पेपर है CDP का पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सीटेट पेपर 1 का पेपर होगा, जिसमें CDP के पूरे 30 प्रश्न आते हैं सीटेट में CDP से। इन्हीं 30 प्रश्नों को सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, पेपर 2 के CDP के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करा दिया है। अगर आप देखना चाहें तो चैनल पर जाके उसे देख सकते हैं। इसके साथ ही आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार सुपर टेट या फिर अदर्स एग्जाम्स की भी तैयारी करना चाहते हैं और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाएं। और अगर आपको हमारे ये सेशन पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन आ गया। बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए डैश काल होता है। तो बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए किस प्रकार का काल होता है? ऑप्शंस है संवेदनशील, सुस्त या धीमा, निष्क्रिय या फिर परेशानीदायक। तो भाषावस्था का जो शुरुआती दौर होता है वो भावनात्मक विकास के लिए संवेदनशील काल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट है। बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए एक संवेदनशील काल होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट है यहाँ पे। बाल्यावस्था की अवधि कितनी होती है? तो बाल्यावस्था की अवधि जो होती है ये 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवधि को बाल्यावस्था की अवधि माना गया है। दूसरा क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है। 3 ऑप्शन तो सही है, बाकी एक ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। तो विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं दे रखा है? ऑप्शन है बच्चे अलग अलग दर गति पर विकसित होते हैं, ये तो बिल्कुल सही कथन है। विकास क्रमिक रूप से होता है, ये भी सही कथन है। विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, ये भी सही कथन है। विकास व्यवस्थित होता है। चौथा ऑप्शन है कि विकास हमेशा अनिरंतर होता है, ये कथन बिल्कुल गलत है। विकास हमेशा अनिरंतर नहीं होता है, बल्कि विकास निरंतर गति से आगे बढ़ता रहता है। हाँ, कभी सुस्त और कभी तेज, ये ज़रूर हो सकता है कि विकास कभी धीमा हो और कभी तेज हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट ऑप्शन है। यही गलत कथन है विकास के बारे में। बाकी 1, 2 और 3 ये तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है? तो वंशानुगत कारकों से कौन सा निर्धारित होगा? आँखों का रंग, समझ का स्तर, रुचि या फिर भावनात्मक परिपक्वता। तो यहाँ जो आँखों का रंग है यही अनुवांशिक यानी कि वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है हमारे आँखों का रंग। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम में सोचना शुरू कर देते हैं? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इनके सिद्धांत के अनुसार ही बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तरीके से यानी कि एक ही दिशा से तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं? ऑप्शन है संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये जो अवस्था होती है इसकी अवधि 7 से लेकर 11 वर्ष की होती है। इसी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट है यहाँ पर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फ्रेंड्स, ये भी देख लीजिए, जीन पियाजे जो हैं ये इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने बाल विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। इन्हीं 4 अवस्थाओं में पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था होती है, जिसकी अवधि 0 से 2 वर्ष की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवधि है, इसकी अवधि 2 से 6 वर्ष तक होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 7 से 11 होती है। और चौथी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, इसकी अवधि 11 से 15 होती है या फिर 11 प्लस होती है। तो यही चारों अवस्थाओं में जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को बांटा है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? ऑप्शन है केवल समावेशन, केवल समायोजन, समावेशन एवं समायोजन दोनों, या फिर न तो समावेशन और न ही समायोजन। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में समावेशन और समायोजन दोनों प्रक्रियाएं शामिल होगी। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। समावेशन और समायोजन ये दोनों प्रक्रिया वातावरण के अनुकूलन के अनुसार शामिल होती है।
फ्रेंड्स, हमने इसके हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। उसे आप देखना चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम भूमिका होगी? ऑप्शन है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, तीसरा है लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या फिर चौथा है एरिक एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत। तो किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम भूमिका होगी? तो यहाँ लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास की बात की है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट है। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम भूमिका होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है? लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में किसकी अहम भूमिका बताया है? ऑप्शन है सामाजिक संपर्कता को, कंठस्थ स्मरण को, विलंबित नकल को, या फिर जैविक परिपक्वता को। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है। लेव वाइगोस्की ने सामाजिक संपर्कता को संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में अहम भूमिका माना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट है। लेव वाइगोस्की जो है इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास की बात की है। लेव वाइगोस्की ने ही निजी वाक्य यानी कि व्यक्तिगत वार्ता की भी बात की है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। जेडपीटी भी लेव वाइगोस्की से ही जुड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि लॉरेंस कोहलबर्ग से जुड़ा हुआ है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इसी तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हों? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में ऐसा व्यवहार करेंगे जिससे उनके माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से उनसे प्रभावित हों? ऑप्शन है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, या फिर दंड आज्ञाकारिता अभिविन्यास। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास होगा, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चे वैसा ही जानबूझकर व्यवहार करेंगे जिससे उनके माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से उनसे प्रभावित हों, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट है यहाँ पर। फ्रेंड्स, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इसके अंतर्गत इन्होंने विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए? तो संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए? ऑप्शन है उच्च अध्यापक शिक्षार्थी अनुपात होना, संसाधन युक्त मुद्रण संपन्न वातावरण होना, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, या फिर चर्चा और वाद विवाद पर प्रतिबंध लगाना। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है। एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण का होना आवश्यक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हावर्ड गार्डनर से जुड़ा हुआ। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से डैश बुद्धि से संबंधित है। तो यहाँ हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को समझने की जो योग्यता होती है उसे किस प्रकार की बुद्धि के अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, संगीतीय, या फिर भाषाई। तो यहाँ दूसरों के संवेगों और भावनाओं, मनोदशा को जो समझने की योग्यता होती है यह अंतःवैयक्तिक यानी कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। और अंतःवैयक्तिक बुद्धि जो है इसमें मनुष्य अपनी यानी कि खुद की मनोदशाओं, संवेगों और भावनाओं को समझने की योग्यता उनमें विकसित होती है, और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत दूसरों की मनोदशाओं और भावनाओं को समझने की योग्यता होती है। फ्रेंड्स, अक्सर आप लोगों में यही कन्फ्यूजन होता है कि अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि क्या है, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं कि अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि क्या है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में दूसरों के संवेगों, भावनाओं, मनोदशा को समझने की योग्यता होती है, और अंतःवैयक्तिक बुद्धि में खुद की मनोदशाओं, संवेगों और भावनाओं को समझने की योग्यता होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है यहाँ पे। फ्रेंड्स, सेशन को शेयर भी करते रहें जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में दिया गया है। अभिकथन ए कहता है कि एक अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री प्रदान करके एक मुद्रक प्रिंट समृद्ध वातावरण सृजित करना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही कथन दे रखा है। तर्क आर है कि भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। और ऑप्शंस है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा सही विकल्प है? ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है, या फिर ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है, या फिर ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ अभिकथन ए तो सही है कि अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार की मुद्रक समृद्ध वातावरण सृजित करना चाहिए, परंतु तर्क आर गलत दे रखा है, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत कथन है। भाषा विकास जो होता है वो वातावरणीय कारकों से ही प्रभावित होता है, अधिकतर प्रभावित होता है। इसलिए यहाँ केवल ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ए और आर में ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, जेंडर एक डैश संप्रत्यय है जबकि लिंग डैश है। तो जेंडर जैविक और सामाजिक, सामाजिक और जैविक, जैविक और शारीरिक, या फिर शारीरिक और जैविक, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट है। जेंडर एक सामाजिक संप्रत्यय है जबकि लिंग एक जैविक संप्रत्यय है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में 4ठी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा और क्यों? तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि एक सांस्कृतिक विविधता वाला स्कूल है जिसमें 4ठी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस मनाने के लिए बिहू नृत्य का प्रस्तुत कर रहे हैं। तो क्या यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मदद कर रहा है या और कर रहा है तो क्यों कर रहा है? ऑप्शंस हैं हाँ, दूसरे जातीय क्षेत्रीय समूहों के लोगों के संबंध और सहयोग द्वारा, हाँ, अंतर्वैयक्तिक समझ और दृष्टिकोण को समझ बढ़ाने से, नहीं यह विद्यार्थियों के दिमाग में भेद इंगित करेगा, या फिर नहीं यह अपने और दूसरे समूह के प्रति पात्रता को बढ़ावा देगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर, तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही है। पहला और दूसरा ये दोनों कथन जो हैं ये बिल्कुल सही है कि हाँ, यह दूसरे जातीय क्षेत्रीय समूह के लोगों के संबंध और सहयोग द्वारा पक्षपात मिटाया जा सकता है, या और हाँ, अंतर्वैयक्तिक समझ और दृष्टिकोण को समझ बढ़ने से पक्षपात को मिटाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है? तो अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देगा? ऑप्शन है मुख्यतः प्रत्यास्मरण आधारित परीक्षणों द्वारा, सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा, एक शब्द के जवाब वाले सवालों द्वारा, या फिर मानकीकृत परीक्षणों द्वारा। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम जो है यह सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा मूल्यांकन को बढ़ावा देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन दिया गया है। आज का अंतिम प्रश्न है, समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस है, समालोचनात्मक सोच मुख्यतः रटकर याद करने से विकसित होता है। दूसरा है, अधिगम प्रक्रिया में समालोचनात्मक सोच अर्थहीन है। तीसरा है, समालोचनात्मक सोच संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। या फिर विद्यार्थियों के चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ समालोचनात्मक सोच के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 सही है। विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों गलत है, क्योंकि समालोचनात्मक सोच मुख्यतः रटकर याद करने से विकसित बिल्कुल भी नहीं होता है। यह समय देकर समय के साथ सोच को बदलाव किया जा सकता है। अधिगम प्रक्रिया में समालोचनात्मक सोच अर्थहीन नहीं होता है और समालोचनात्मक सोच संज्ञानात्मक विकास में बाधक नहीं बल्कि साधक होता है,
इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमने पूरे 15 प्रश्नों को सॉल्व कराया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट यानी कि आगे के 15 प्रश्नों को सॉल्व करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।